नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस दार्शनिक की बात हम करेंगे उनका नाम है हन्ना आरेंट। हन्ना आरेंट एक अनोखी व्यक्तित्व है। कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान के जो पूरा एक इतिहास है उसमें एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जिस महिला को ये उपाधि प्राप्त है वो है हन्ना आरेंट। हालांकि हन्ना आरेंट खुद को राजनीतिक दार्शनिक कहलाना पसंद नहीं करती थी। उसकी जगह वो खुद को एक राजनीतिक सिद्धांतकार या पॉलिटिकल थियरिस्ट मानती थी। राजनीतिक दार्शनिक और थियरिस्ट में क्या अंतर है? अगर हम हन्ना आरेंट की ही दृष्टि से देखें तो आजकल जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि दार्शनिक वो व्यक्ति है जो संसार से दूर है, अपने वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में विचरण कर रहा है। और दार्शनिकों का जो इस तरीके का परिचय है या इस तरीके की दार्शनिकों के बारे में लोगों की जो सोच है उसका कारण प्लेटो से जोड़ा जाता है या इन्होंने प्लेटो से जोड़ा था। प्लेटो के बारे में हमने पहले भी बात की और प्लेटो को राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। और प्लेटो पहले खुद राजनीति को ही अपना या राजनीति को ही वो ज्वाइन करना चाहते थे, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहते थे। लेकिन सुकरात के साथ जो हुआ उसके बाद वो एक्टिव पॉलिटिक्स से हटकर फिलॉसफी की ओर चले गए। तो एक इस तरीके का एक चिंतन, इस तरीके की एक सोच बन गई कि जो दार्शनिक होते हैं उनका राजनीतिक जीवन से महत्व और राजनीतिक जीवन में उतना योगदान नहीं होता और वो एक अपने ही जीवन में अपनी ही विचारों की दुनिया में रहते हैं। अब हन्ना आरेंट ये नहीं चाहती कि उन्हें उस ट्रेडिशनल ढंग से, उस तरीके से एक दार्शनिक की दृष्टि में रखा जाए। इसीलिए हन्ना आरेंट का जो पूरा चिंतन है उसमें राजनीतिक जीवन में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन का क्या इम्पोर्टेंस है ये उन्होंने अपने राजनीतिक दर्शन में बताया है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हन्ना आरेंट खुद को एक राजनीतिक सिद्धांतकार कहलाना ज्यादा पसंद करती थी। हन्ना आरेंट का जीवन काफी दिलचस्प है। हन्ना आरेंट जर्मनी से संबंधित थी, वो जूइश थी, यहूदी थी और वो हिटलर के समकालीन थी। आप सभी जानते हैं कि हिटलर के समय यहूदियों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए और हन्ना आरेंट ने इन सभी अत्याचारों को देखा, इन सभी अत्याचारों को महसूस किया, जिसे आप कह सकते हैं लिव्ड एक्सपीरियंस या फिनोमिनोलॉजी। जो हन्ना आरेंट की अध्ययन पद्धति है या उनकी एक मेथडोलॉजी है उसे फिनोमिनोलॉजी कहते हैं। तो हन्ना आरेंट ने अपने समय जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनको उनकी अनुभूति की और उनकी अनुभूति के आधार पर अपने चिंतन को प्रस्तुत किया। हन्ना आरेंट ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिसमें उनकी जो प्रमुख राजनीतिक पुस्तक कही जा सकती है वो है ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म यानी सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति। उनकी अन्य पुस्तकों में ऑन ह्यूमन कंडीशन आती है, हिंसा के ऊपर उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्रांति के बारे में ऑन रेवोल्यूशन लिखा है। लेकिन उनकी एक काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है आइखमान इन जेरूसलम, जिसमें उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है बेनालिटी ऑफ इविल। तो यदि हम
हाना अरेंट के सर्वाधिकारवाद के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों पुस्तकों को साथ ही साथ समझना होगा। ये जो विषय है वो आज महत्वपूर्ण क्यों है? हमें सर्वाधिकारवाद के बारे में जानना क्यों चाहिए? सर्वाधिकारवाद होता क्या है? सर्वाधिकारवाद के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इन सभी चीजों को आज समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम देखें तो चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं भी, हमेशा और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा माना जा रहा है कि 2008 और उसके बाद कोविड के समय से जो राजनीति है या जो प्रजातंत्र है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है। बहुत सारे सूचकांक हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, फ्रीडम इंडेक्स है। हालांकि ये तो एक राजनीति का विषय है कि हम उन इंडेक्स पर कितना रिलाई कर सकते हैं, बट अराउंड द वर्ल्ड एक कंसेंसस है कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के पश्चात प्रजातंत्र की एक लहर आई, तो आज एक प्रजातंत्र की एक रिवर्स वेव दिखाई पड़ रही है। और बहुत सारे देश, और सबसे ज्यादा सोच का विषय ये है कि जो पश्चिम के भी देश हैं वो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियनिज्म के निकट हो रहे हैं। जो सर्वाधिकारवाद है उसका एक जो नमूना हम देख सकते हैं वो ये है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की विजय है या तालिबान की जो एक तरीके से बढ़ती ताकत है, और अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आती है तो उसका जो स्वरूप होगा वो सर्वाधिकारवाद होगा। तो सर्वाधिकारवाद क्या है? हाना अरेंट ने अपनी पुस्तक में हिटलर के नाजीवाद और स्टालिन के साम्यवाद को सर्वाधिकारवादी शासन के अंतर्गत रखा है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में भला क्या समानता है? हिटलर ने तो नस्ल की बात की और साम्यवाद तो वर्ग संघर्ष की बात करता है। परंतु अगर हम हाना अरेंट की दृष्टि से देखते हैं तो ये जो भिन्नताएं हैं ये काफी सतही हैं। यदि हम इन दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के मूल में जाते हैं तो इन शासन व्यवस्थाओं में एक समानता दिखाई पड़ती है कि ये दोनों शासन व्यवस्था सर्वाधिकारवादी हैं या टोटलिटेरियन हैं। तो टोटलिटेरियन व्यवस्था क्या होती है? हाना अरेंट इसको किस तरीके से परिभाषित करती हैं? हाना अरेंट ने टोटलिटेरियनिज्म को कई तरीकों से परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि टोटलिटेरियनिज्म एक अनप्रेसिडेंटेड सिस्टम है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, और ये पहली बार इस तरीके की व्यवस्था ने जन्म लिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड क्यों है? हाना अरेंट ऐसा मानती हैं कि बहुत सारी शासन व्यवस्थाएं रही हैं जहां पर हिंसा का प्रयोग किया गया। चाहे हम हिटलर का नाजीवाद देखें या स्टालिन के द्वारा जो उनके अपोनेंट्स थे उनके खिलाफ उसको परजस कहा जाता है, तो इन दोनों ही जगह किसी भी तरीके का जो डिसेंट था उसको टॉलरेट नहीं किया जाता था। बहुत ज्यादा वायलेंस या टेरर का यूज किया जाता था। तो इसमें एक सतही तौर पर तो भिन्नता है, पर एक अगर हम उसके एसेंस में जाते हैं तो हाना अरेंट ने पाया कि दोनों में काफी समानता है। क्या समानता है? पहली चीज, या सर्वाधिकारवाद है क्या? हाना अरेंट ने बताया कि ये एक नोवेल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। तो क्या क्या नयापन है इस तरीके की व्यवस्था में या इस तरीके की निरंकुशता में? तो नयापन ये है कि इससे पहले जो भी शासन व्यवस्थाएं आई उसमें टेरर का, उसमें आतंक का, उसमें वायलेंस का उपयोग किया गया, पर उन सभी व्यवस्थाओं में टेरर का जो उपयोग था वो किसी उद्देश्य से किया जाता था।
वहां पर जो टेरर था वो मीन्स टू ए एंड कहा जा सकता है। पर सर्वाधिकारवादी शासन में जिस लेवल पर आतंक या टेरर का यूज किया जाता है, उसमें ये बड़ा मुश्किल है समझना कि आखिर इतने स्तर पर या इतने बड़े लेवल पर जाकर के इतने आतंक की, इतने वायलेंस की क्या आवश्यकता है। सर्वाधिकारवाद के एक उदाहरण के रूप में हम आईएसआईएस, इन्होंने जो भी कार्य किए, हमने देखा कि किस तरीके से एक एक्सट्रीम वायलेंस का यूज किया और लोगों को डराने में एक आतंक का शासन स्थापित किया। तालिबान जब अफगानिस्तान में शासन कर रहा था तो उस समय भी एक सर्वाधिकारवादी शासन या एक आतंक का ही वो शासन था। तो इसमें आतंक और वायलेंस इस लेवल तक यूज की जाती है कि अक्सर ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर क्यों, इसका पर्पस क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलता। तो एक ही उत्तर समझ में आता है कि शायद इनका जो अंत है या इनका जो एंड है, यहाँ पर जो वायलेंस का यूज किया जा रहा है वो एक मीन्स के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है, वरन अपने आप में वायलेंस ही एक एंड है, वो एक साधन नहीं है, वो एक साध्य है। तो हाना अरेंड ने जब सर्वाधिकारवाद को समझाया तो उन्होंने उसे आतंक के शासन के रूप में बताया। हाना अरेंड के अनुसार सर्वाधिकारवाद की दो खास विशेषताएं हैं। पहली विशेषता कि सर्वाधिकारवाद विचारधारा पर आधारित है। दूसरी विशेषता कि सर्वाधिकारवाद आतंक पर आधारित है। तो उन्होंने विचारधारा के बारे में अपने चिंतन को व्यक्त किया। विचारधारा को हाना अरेंड लेती हैं एक फिक्शन के रूप में, एक मिथ के रूप में। तो जितने भी सर्वाधिकारवादी शासन हैं उसमें एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा होती है जो पूरी तरीके से मिथक होती है, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं होता है। और वो जो विचारधारा है उसका जो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों को सच्चाई से दूर कर दिया जाए, लोग सच्चाई को समझ ही ना पाएं और वो किसी एक ऐसी दुनिया में रहें जिससे सच से कोई भी संबंध ना हो। सर्वाधिकारवादी विचारधारा की एक विशिष्टता ये है कि ये किसी भी तरीके के जो विरोध है, अपोजिशन है, डिसेंट है, उसको बर्दाश्त नहीं करती है। सर्वाधिकारवादी चिंतन एक होमोजेनाइजेशन में विश्वास करता है। इसमें जो नायक है उसका जो चिंतन है वही महत्वपूर्ण है, वही जो कहेगा वही सत्य है। नायक या जो लीडर है वो अपने आप को एक ईश्वर के समान मानता है। नायक या लीडर के जो फॉलोअर्स हैं वो नायक की पूजा उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से ईश्वर की लोग भक्ति करते हैं या अंध भक्ति करते हैं। यानी जो भी सर्वाधिकारवाद होता है उसमें जो नायक के फॉलोअर्स हैं वो क्रिटिकल रीजनिंग या एक तरीके से जो लॉजिक है या तर्क है इससे विमुख हो जाते हैं या उस तर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको खो देते हैं। हाना अरेंड के अनुसार जो सर्वाधिकारवादी शासन है उसमें विचारधारा का बहुत बड़ा महत्व है। सर्वाधिकारवादी राज्यों में एक ही विचारधारा चलेगी और वो कौन सी विचारधारा होगी? जो नायक की विचारधारा है, जो उस लीडर की विचारधारा है। ऐसे लोग जो खुद को उस विचारधारा से मानने से इनकार करते हैं तो सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्था ऐसे लोगों के ऊपर आतंक का प्रयोग करती है, वायलेंस का प्रयोग करती है। मेजॉरिटी तो विचारधारा के माध्यम से कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो लोग विचारधारा के वशीभूत नहीं होते हैं उन पर सर्वाधिकारवादी लोग आतंक का उपयोग करते हैं।
अगर हम आज सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं का उदाहरण दें तो हमारे बहुत ही निकट चीन एक उसका उदाहरण है। शी जिनपिंग को एक सर्वाधिकारवादी नायक माना जा सकता है। उन्होंने अपनी विचारधारा दी, उन्होंने चाइनीज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने एक चाइना ड्रीम और बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं दी जो काफी कुछ कही जा सकती है हिटलर और स्टालिन की सोच जैसी ही है। सर्वाधिकारवाद एक अनूठा और अजीब तरीके का शासन व्यवस्था है। इसको हाना अरेंट रेडिकल ईविल के नाम से भी बताती है। ये रेडिकल ईविल है क्योंकि ये सभी परंपराओं को समाप्त कर देना चाहता है। जो एक जो अधिनायक है, जो एक यहाँ का जो लीडर है, सारी व्यवस्था उसके विचारों पर ही आधारित होनी चाहिए। सर्वाधिकारवाद को बताते हुए हाना अरेंट ने बताया कि यदि हमें सर्वाधिकारवाद को समझना है तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल या जो बेस्ट प्लेस है वो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। आपने हिटलर द्वारा स्थापित कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर जूस या अन्य माइनॉरिटीज की मास किलिंग की जाती थी। तो यही सर्वाधिकारवाद का सिंबल है। मास किलिंग क्या चीज शो करता है? मास किलिंग ये शो करता है कि पहली बात, सर्वाधिकारवादी एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अंतर या उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। सर्वाधिकारवादी विचारधारा जो मानव है, मानव के चरित्र और मानव के अंदर एक पूरा तरीके से आप कह सकते हैं एक फंडामेंटल चेंज ला देता है। तो मानव के अंदर क्या फंडामेंटल चेंज ला देता है? मानव जो है वो एक चिंतनशील प्राणी है, लेकिन सर्वाधिकारवादी जो चिंतन व्यवस्था है या विचारधारा है, ये मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति को ही समाप्त कर देती है। मनुष्य कुछ सोचने की स्थिति में नहीं रहता, और जब हम कुछ सोच नहीं सकते तो उस समय हम मानव से एक मास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो कहती हैं कि सर्वाधिकारवाद is not aiming at the transformation of the society, it aims at the transmutation of the human nature. So सर्वाधिकारवाद मनुष्य को मास में परिवर्तित कर देता है। सर्वाधिकारवाद किन परिस्थितियों में जन्म लेता है, किस तरीके के समाजों में सर्वाधिकारवाद जन्म ले सकता है, तो इस संदर्भ में हाना अरेंट ने बताया है कि यह जनपुंज समाज की विशिष्टता है। सर्वाधिकारवाद का एक दूसरा पर्यायवाची माना जा सकता है, या हम कह सकते हैं भीड़ तंत्र या मॉबोक्रेसी। तो ये एक मॉबोक्रेसी है, इसमें जो व्यक्ति है वो एक मॉब या एक भीड़ के समान व्यवहार करता है। उसके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, और वो ऐसे कार्य करता है जिनको आप ईविल कह सकते हैं। उनका जो सर्वाधिकारवादी चिंतन है वो उनकी एक दूसरी पुस्तक है आइखमान इन जेरूसलम, उसमें भी उसके द्वारा भी समझा जा सकता है। आइखमान की जो कहानी है वो काफी दिलचस्प है। आइखमान नाजी जनरल था और हिटलर ने उसे काम दिया था जो मास डेथ्स हैं इनको एग्जीक्यूट करने का। नाजी शासन का जब अंत हुआ उसके बाद आइखमान ने शरण ली अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना से उसे पकड़कर जेरूसलम लाया गया और उसके ऊपर ट्रायल हुआ। हाना अरेंट उस समय न्यूयॉर्कर न्यूज़पेपर में कार्यरत थी और उस न्यूज़पेपर के द्वारा वो वहां पर भेजी गई कि जेरूसलम में आइखमान पर जो ट्रायल किया जा रहा है उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाएं। हाना अरेंट ने जब इस ट्रायल को देखा तो हाना अरेंट के मन में ये विचार आया कि
जो ईविल है या जो बुराई है या जो बुरे कृत्य हैं वो कैसे जन्म लेते हैं, वो लोग कौन होते हैं जो इस तरीके के क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या जेनोसाइड या हीनस क्राइम्स करते हैं। क्या ये व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति होते हैं? क्या ये मानसिक रूप से किसी भी तरीके से असंतुलित व्यक्ति होते हैं? क्या ये मनोवैज्ञानिक तौर पर क्रिमिनल्स होते हैं? ये कौन होते हैं? तो जब उन्होंने आइकमान को ऑब्जर्व किया तो उन्हें पता चला कि आइकमान तो एक बहुत ही साधारण आम व्यक्ति है। यानी कि जो लोग बड़े बड़े हीनस क्राइम्स करते हैं वो मानसिक रूप से विकृत हों ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति होते हैं। और ये जो हीनस क्राइम्स होते हैं इसका जो प्रमुख कारण उस व्यक्ति में नहीं है, उसका प्रमुख कारण उस समाज में है। उस समाज में है जहां पर हम एक ब्यूरोक्रेटिक कल्चर को स्थापित करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक कल्चर ये होता है जिसमें आप जो भी ऑर्डर्स होते हैं उसको आप क्वेश्चन नहीं करते, व्यक्ति की अपनी थिंकिंग समाप्त हो जाती है, उसकी कैपेसिटी टू मेक रैशनल जजमेंट्स समाप्त हो जाते हैं। तो हाना अरेंट के अनुसार जब लोग इस तरीके के हीनस क्राइम्स करते हैं, जेनोसाइड करते हैं, तो उसके पीछे हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारा जो आज का समाज है, खासकर जो आधुनिक समाज है, उस आधुनिक समाज में आधुनिक समाज की जो विचारधाराएं हैं, जो मूल्य हैं, वो कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आधुनिकता है, आधुनिकता ने मनुष्य को एकाकी कर दिया है, मनुष्य आइसोलेटेड है, मनुष्य एटमिस्टिक है। ये बात मार्क्स ने भी कही है अपने एलिनेशन के सिद्धांत में। और जब इंसान अकेला होता है, जब इंसान आइसोलेटेड होता है, तो उस समय इंसान फियरफुल होता है, उस समय इंसान के अंदर इविल या जो बुराई आती है और ऐसे इंसान इस तरीके की घटनाएं और इस तरीके की चीजों को रूप देते हैं। तो हना अरेंट के अनुसार ईवल कोई व्यक्ति नहीं होता। हना अरेंट के अनुसार हम सभी व्यक्ति आइकमान हो सकते हैं, हम सभी व्यक्ति इस तरीके के अत्याचार कर सकते हैं। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कब एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी बन सकता है। कारण ये है कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, जिसमें आज के समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लोगों ने सोचना छोड़ दिया, लोगों ने चिंतन छोड़ दिया। हना अरेंट ऐसा मानती हैं कि आज का जो समाज है, जो आधुनिक समाज है, उसमें लोगों के जीवन में यदि सबसे ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है वो है उनका भौतिक जगत। लोग प्रोफेशनल एडवांसमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन समाज के लिए, राजनीति के लिए उनके पास समय नहीं होता। वो उसको आउटसोर्स कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो राज्य है वो अपने आप सभी चीजें सही करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो आधुनिक समाज है, जो पूंजीवादी समाज है, उसने व्यक्ति को एलिनेट कर दिया है, उसने व्यक्ति को डीह्यूमनाइज कर दिया है। आज हम अपना जो सुख है उसको हम भौतिक चीजों में हम उस सुख को देखते हैं। और हमारी जो स्थिति है, आज का जो मनुष्य है उसे हम किस तरीके से समझा सकते हैं? आज का जो मनुष्य है उसे हम माइंडलेस कंज्यूमर कह सकते हैं। आज का जो समाज है वो उपभोक्तावादी समाज है। तो हम सोचने की शक्ति समाप्त हमारी हो चुकी है, और हो नहीं चुकी है, इसे समाप्त कर दिया गया है। अगर हमारे अंदर सोचने और समझने की शक्ति होती तो क्या बिना वजह जो निर्दोष लोग हैं वो मारे जाते? यदि हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति होती तो क्या पर्यावरण का जिस तरीके से शरण हो रहा है वो होता? तो बहुत सारी समस्याएं हना अरेंट के अनुसार आती हैं जब इंसान सोचना बंद कर देता है। तो यही एक
उद्देश्य भी है इस मंच का कि आप सभी लोगों को प्रेरित किया जाए कि आप सोचें। और हन्ना अरेंड के अनुसार सोचना, जो ये थिंकिंग की प्रोसेस है, ये अकेले नहीं हो सकती। इंसान तभी सोच सकता है और सही ढंग से सोच सकता है जब वो समाज में हो, जब वो अन्य लोगों के साथ हो। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम सही सोच रहे हैं, हमें इसकी जानकारी तभी हो सकती है जब हम अपने विचारों को दूसरे लोगों के सामने व्यक्त करें, उन विचारों पर वाद और विवाद हो। तो ऐसे समाज जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड नहीं है, वहां पॉसिबिलिटी होती है सर्वाधिकारवाद की, वहां पॉसिबिलिटी होती है जेनोसाइड की, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स की पॉसिबिलिटी होती है। और ये क्राइम्स तब होते हैं जब हम सोचना बंद कर देते हैं। हम जो कुछ करने जा रहे हैं, हम उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते और उसका क्या नैतिक दुष्परिणाम होंगे, इसको हम सोचते भी नहीं हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है आइकमान का, जिसने हजारों आप कह सकते हैं हजारों की संख्या में ज्यूस को मौत के घाट उतार दिया। और जब उससे पूछा गया कि क्या आपको ज्यूस के प्रति किसी प्रकार की हेट्रेड थी, तो उसने कहा नहीं। उससे पूछा गया कि आपने इस तरीके के जो कृत्य किए वो क्यों किए, तो उसका उत्तर बड़ा सिंपल था। उसने कहा ड्यूटी इज ड्यूटी, मुझे राज्य ने ये आदेश दिया और मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। उसने वो आदेश सही है, वो आदेश नैतिक है, उस आदेश के क्या परिणाम हैं ऐसा जरा भी नहीं सोचा। और उससे पूछा गया कि जब आप राज्य के आदेशों का पालन कर रहे थे तो आपका प्रायोजन क्या था, क्या सोच रहे थे, आप किस चीज की उम्मीद लगाए थे, तो उत्तर काफी अचंभित करने वाला था। और उसका उत्तर था कि उसे लगा कि यदि वो राज्य के आदेश का पालन करेगा तो उसे अपनी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, उसके जो सीनियर्स हैं वो उससे खुश होंगे। ये बात सुनकर के हन्ना अरेंड को काफी अचंभा हुआ कि एक छोटे से प्रमोशन के कारण लोग इस तरीके के कार्य कर सकते हैं। आखिर हम किस प्रकार के समाज में रह रहे हैं। इसीलिए हन्ना अरेंड ये कहती हैं कि आज हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर जो ईविल है, जहां वहां पे जो बुराई है वो सामान्य हो चुकी है, हम उसको बड़ा सामान्य देखते हैं। आज अगर रास्ते में किसी बच्ची का या किसी महिला के साथ कुछ अभद्र व्यवहार होता है तो हम उसको छोड़ करके हम आगे चल देते हैं। आज कहीं पे लिंचिंग होती है, आज कहीं पर किसी के अगेंस्ट एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं वायलेंस होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों से हमारा क्या लेना देना है। तो हन्ना अरेंड ने ये कहा कि केवल आइकमान ही दोषी नहीं है, हम सभी लोग जो एक मूक दर्शक बन के इन चीजों को देख रहे हैं, हम सभी इस क्राइम में पार्टिसिपेट करते हैं और हम सभी दोषी हैं। यानी जो हमारा समाज है वही दोषी है। और अगर हमें बुराइयों को समाप्त करना है, हमें इस तरीके की चीजों को समाप्त करना है जिससे विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो हमें लोगों को सोचने के लिए, उनको विचार विमर्श करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विचार विमर्श है वो अकेले नहीं किया जा सकता। इसीलिए पब्लिक स्फीयर या सिविक स्फीयर को रिवाइव करना पड़ेगा। हमें इस तरीके के एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम को बनाना पड़ेगा जिसमें लोग निसंकोच निर्भीक होकर के अपने विचारों को रख सकें। तो हन्ना अरेंड ने बताया कि जो सर्वाधिकारवाद है वो एक जर्मनी से संबंधित या जर्मनी विशेष की समस्या नहीं थी, या हिटलर विशेष एक व्यक्ति की समस्या नहीं थी। सर्वाधिकारवाद आधुनिक समाज की समस्या है, पूंजीवाद की समस्या है। और कभी भी किसी भी देश में सर्वाधिकारवाद पनप सकता है। सर्वाधिकारवाद
विचारधारा के माध्यम से आगे बढ़ता है। सर्वाधिकारवादी जो विचारधारा होती है वो खुद ही काफी आप कह सकते हैं कि वो खुद ही काफी अमानवीय विचारधारा होती है, लोगों को वास्तविक जीवन से दूर ले जाना है। वो ये बताती हैं कि सर्वाधिकारवाद एक मोशन है, एक मूवमेंट है, क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है। जो लीडर है वो लोगों को बेवकूफ बनाता है, लीडर ऐसी बातें करता है जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, वो सारी यूटोपियन बातें करता है। खासकर ऐसे लोग जो किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वो वल्नरेबल होते हैं। वो लीडर उनको कोई एक दिवा स्वप्न दिखाता है और वो लोग उस दिवा स्वप्न का हिस्सा बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और सर्वाधिकारवाद किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति का एक आप कह सकते हैं उसका शत्रु है, मानवता का शत्रु है, इंसानियत का शत्रु है। और हमें सर्वाधिकारवाद से लड़ने की जरूरत है। आज के समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सिविक स्फीयर को बनाए रखें, हम प्रजातंत्र को बनाए रखें, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के महत्व को समझें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सर्वाधिकारवाद से हमें बचा सकती हैं। और आपको ये समझना होगा कि हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं। जो सर्वाधिकारवादी चिंतन है वो कैसे कुछ सेकंड्स में व्यापक रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है। हिटलर के समय उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो सकता है। महत्व ये है कि सर्वाधिकारवादी जो व्यवस्थाएं हैं उनके कारण जो मानव के अस्तित्व को एक खतरा है, हम उस खतरे को समझें और उसको कैसे दूर किया जा सके उस पर विचार करें। हम फिर से एक टॉलरेंट समाज, एक डाइवर्स समाज, एक प्लूरलिस्टिक समाज, एक शांति प्रिय समाज की स्थापना करें। आशा करती हूँ हाना अरेंट का ये जो चिंतन है ये कहीं ना कहीं आपको समसामयिक राजनीतिक जीवन से जोड़ेगा और आपको विवश करेगा कि आप जो राजनीतिक घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत है या विश्व है, उसको एक दूसरे नजरिए से देखें, उसकी गंभीरता को समझें। अब हम अपना आज का ये जो व्याख्यान है यहाँ पे समाप्त करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हम वापस आते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो उन प्रश्नों का निवारण करने की कोशिश करी जाएगी।
नमस्कार साथियों, आपके जो प्रश्न लगेंगे कि उनसे उनके ऊपर चिंतन किया जाए तो वो मैं लूंगी। Hannah Arendt said totalitarian movements use ideology to isolate individuals. Can you elaborate this point, please? See, isolation. See, modern life, modernity has given rise to alienated man and isolated man. This problem was realized even by Karl Marx. And when we are isolated, we are fearful, we are vulnerable to a propaganda easily. So, isolated persons, they are the victims and they are the main base of any totalitarian movements. Now, through the ideology, these isolated persons means you are alone. You do not have anybody to discuss, to debate, for critical examination of your thoughts. And such person can be easily molded to a totalitarian ideology. And what is a totalitarian ideology? Totalitarian ideology is nothing but a fiction. Hannah Arendt says that it is nothing but a myth. A totalitarian leader, like who are the people who become vulnerable to totalitarian movements? Those who are isolated, those who are facing crisis, those who are unable to have something meaningful in their life. So a totalitarian leader give them a dream. Ultimately, what is politics? Politics is selling the dream, making rhetorics. Fine. So the totalitarian ideology take a person away from the reality. Normally the totalitarian ideology, for example, the Nazis ideology was that Aryan supremacy will be established. The ordinary German was thinking that they are involved in something great. Similarly, if I talk about at present, if I talk about Erdogan, so Erdogan, what is he doing? He is talking about the revival of the pride of Ottoman Empire. And the ordinary person feels that they are doing something huge, something big, something great. The ideologies like jihad, the ideologies like Akhand Bharat, many such ideologies not related to any religion, culture, but it is all politics, where you give to the people some goal, where people think that they are involved in some great mission, they are involved in some divine mission, and then your capacity to think, your capacity to reason is completely lost, and you are most vulnerable when you are alone, because there is nobody to discuss and debate on that. Was Pegasus used as a toolkit by Indian government? No political question as such. पैम पुतिन भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जितने भी अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, आप उन सभी को, वही एक्चुअली पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स को बचाना है तो आपको डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। Can we say Hannah Arendt's work Origin of Totalitarianism is a declaration of war on ideology, or can it be called as a discourse? So actually it is a war on ideology, but it is not a war on every ideology and every thinking. It is a war on totalitarian ideology which disassociate man from the reality. अधिनायकवाद से बचने का उपाय इन्होंने बताया कि हमको
अधिनायकवाद कैसे चलता है? प्रोपेगेंडा से। तो हमको प्रोपेगेंडा और सत्य को समझना होगा। तो वो हम कैसे समझेंगे? हम अकेले कमरे में बैठ के उसको नहीं समझ सकते। हमें लोगों के साथ जाना होगा, लोगों के साथ तर्क वितर्क करना होगा, चीजों को सूक्ष्मता से समझना होगा, जिससे कि जो प्रोपेगेंडा और ट्रुथ, दूध का दूध और पानी का पानी, ये निकालने की जब तक हमारे अंदर समझ नहीं आएगी। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हमें किसी को भी कंट्रोल करना है तो उसके माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं? माइंड को हम कंट्रोल करते हैं विचारों से, चिंतन से। जो सबसे बड़ा आप वेपन समझ सकते हैं वो क्या है? सबसे बड़ा वेपन लैंग्वेज है, कोई मिसाइल वेपन नहीं है। जो ह्यूमन लैंग्वेज है उसको एक कहा जा सकता है दैट इज मोस्ट सिडक्टिव थिंग। आप ऐसी बातें बोल सकते हैं और आपकी बातों से लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं कि लोगों का जीवन बदल सकता है, लोगों की सोच बदल सकती है। तो जो सफल राजनीतिज्ञ हैं या सर्वाधिकारवादी नेता हैं जिनकी मास फॉलोइंग है, वो ऐसी बातें करते हैं, ऐसे विचार उनके पास होते हैं, उनको उस तरीके से वो व्यक्त करना आता है, वो ओरेटरी। हिटलर की क्या स्किल थी? हिटलर की जो सबसे बड़ी स्किल थी वो ओरेटरी। उन्हें ओरेटरी करना आता है। तो ये जरूरी है कि अगर हमें अधिनायकवाद या सर्वाधिकारवाद से बचना है तो हमको राजनीतिक जीवन में उसकी समझ रखनी चाहिए। हमें आउटसोर्स नहीं करना है। हमें ये नहीं समझना है कि सरकार है तो वो हमेशा हमारे भले के लिए देख रही है। हमें खुद आगे आना है, विचार विमर्श करना है। हन्ना अरेंट ने विमर्शात्मक लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है। Does state of unemployment among youth stop him from thinking? Yes, because unemployment, economic crisis leads to a big crisis. Fine. You feel hopeless. You feel frustrated. When you are frustrated, you feel that nothing is happening, nothing is working. In this time, if I give you some great mission, obviously you feel elated. Ultimately, man is dominated by passions and emotions. Man is an emotional creature. So the politicians, they can play with your emotions. सर्वाधिकारवाद कहीं भी किसी भी समय टैकल करने के लिए आपके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी टू मेक क्रिटिकल जजमेंट होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें तभी आ सकती हैं जब आप लोगों से मिले, उस चीज़ों पर, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उस पर बहुत ही एक ओपन सोसाइटी के फॉर्म में। सर्वाधिकारवाद का जो अपोजिट है वो ओपन सोसाइटी है। सर्वाधिकारवाद क्या है? क्लोज सोसाइटी है, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, विचार विमर्श हो। क्रांति कहने में किन किन तत्वों को जोड़ा जाता है? देखिए, क्रांति की कोई एक परिभाषा नहीं है। क्रांति का जॉन लॉक का विचार अलग है, क्रांति का मार्क्स का विचार अलग है, क्रांति का हन्ना अरेंट का विचार अलग है। अगर हम एक सामान्य विचार लें, क्योंकि नॉर्मली हम मार्क्स से क्रांति को जोड़ते हैं, तो जब एक पूरा आधारभूत परिवर्तन होता है उसे क्रांति कहा जाता है। सर्वाधिकारवादी विचारधारा से लोग क्यों इन्फ्लुएंस हो जाते हैं? क्योंकि आप अपने आज के जीवन से परेशान हैं और सर्वाधिकारवादी विचारधारा आपको किसी दूसरे ही जीवन में ले जाती है। ठीक है? और अल्टीमेटली इंसान है, उसके पास इमोशंस हैं, और जो लोग हैं, जो सर्वाधिकारी शासक हैं, वो इंसानों की जो कमजोरी है उसको कैसे खेला जाए और उससे किस तरीके से अपने फायदे का काम किया जाए वो जानते हैं उस बात को। और लोग बहुत आसानी से मैंने बताया ना, लैंग्वेज
हैज द मोस्ट सेडक्टिव इन्फ्लुएंस। आप ऐसे सपने बेच दीजिए। एक राजनीतिक क्या करता है? राजनीतिज्ञ सपनों का सौदागर होता है, ठीक है। एक, अगर आप सपनों के सौदागर बन गए, आपने सपने लोगों को दिखा दिए कि भाई भारत ये बनने वाला है, दुनिया में ईश्वर का राज होने वाला है, अल्लाह का राज होने वाला है, तुम उसमें यू आर द वन हु इज गोइंग टू प्ले द रोल, तो ऐसे विचारों से लोग प्रभावित होते ही हैं। इसीलिए अकेले नहीं रहना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं रहना चाहिए, और हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहना चाहिए। क्या विधि के अनुपालन में भय का योगदान होना चाहिए? क्या सॉफ्ट बनने से देश के विकास में रुकावट हो रही है? देखिए, विधि के अनुपालन में भय का तो योगदान होना चाहिए, लेकिन विधि बनाते समय जब विधि बनाई जाए वो भी सही बनाई जाए, पूरे अच्छे विचार और विमर्श के बाद विधि बनाई जाए। कोई भी विधि सही हो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी विधि का पालन होना चाहिए। क्या वो विधि तरीके से बनाई गई? क्या संसद में उसके ऊपर बहस हुई? क्या कमेटीज ने उसका सर्वेक्षण किया? क्या आम लोगों की राय ली गई? तो और सारी चीजों को भी आप ध्यान में रखें। क्रैश कोर्स या बाकी जिस तरीके के जो प्रश्न हैं वो आप मेल से या दूसरे माध्यम से पूछ सकते हैं। हमें बताएं कि एक राजनेता को कितना पावरफुल होना चाहिए कि वो कभी भी टोटलिटेरियन ना बन सके। क्या 21वीं शताब्दी में भी टोटलिटेरियनिज्म आ सकता है? 21वीं शताब्दी में तो टोटलिटेरियनिज्म का जो संभावना है वो मेनी टाइम्स मोर बढ़ जाती है, क्योंकि हिटलर के समय हिटलर की बात सुनने वाले जो लोग थे वो सीमित थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है, आज सोशल मीडिया है, सेकेंड्स में आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो आज तो और भी उसका खतरा बहुत बड़ा है। और राजनेता को कितनी पावर होनी चाहिए कि वो टोटलिटेरियन ना बन सके, इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो व्यक्ति है, हन्ना अरेंट ने ये भी बताया कि जो अधिनायकवादी लोग होते हैं वो खुद नहीं जानते कि वो गलत, मतलब उनको उससे फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें अच्छी चीजों के लिए नहीं याद कर रखते। तो अधिनायकवाद मोमेंट्री हो जाता है, आपकी लीगेसी जो है वो नकारात्मक लीगेसी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को मॉरल कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आने चाहिए, लोगों के जीवन में नैतिकता का महत्व समझ में आना चाहिए, क्योंकि इंसान, मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल, ठीक है। तो उसको आप इंसान कैसे बनाएंगे अगर हमारे स्कूलों में नीति शास्त्र की शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, यदि हमारे समाज में नैतिकता को महत्व ही नहीं दिया जाएगा, तो कैसे आप सुधारेंगे? कानून कभी भी किसी व्यक्ति को का बचाव नहीं करता। अल्टीमेटली उस व्यक्ति की जो नैतिकता है, उस व्यक्ति के जो मूल्य हैं, वही उस व्यक्ति उसको बचाव करता है। प्रैक्सिस मतलब एक्शन। एक्शन ऐसी थ्योरी जो एक्शन से संबंधित है। लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेबर ये कहता है कि जो हमारे नेसेसिटी वाले कार्य हैं जिसमें हमें कोई फ्रीडम नहीं है, हमें कुछ अपने दैनिक कार्य करने ही होते हैं। वर्क को आप इकोनॉमिक स्फीयर में ले सकते हैं, उसमें भी आप कंप्लीट फ्रीडम नहीं प्राप्त करते, और एक्शन जब होता है तभी आप कंप्लीट फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। Totalitarianism and despotism is not same. Totalitarianism is an ideology which aims at transmutation of human nature. क्या भारत को ज्यादातर पूंजीवाद की तरफ जाना चाहिए? देखिए, भारत को पूंजीवाद, चाहे पूंजीवाद हो या कुछ भी हो, ये डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है या जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, आप उसको वेपन बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप उसको समाज के कल्याण के भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो इंसान के ऊपर है। तो टोटलिटेरियनिज्म या जो कैपिटलिज्म है
खासकर कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म के नेचर को समझें, कैपिटलिज्म की जो बुराई है उसे हम कैसे समाप्त कर सके, क्योंकि कैपिटलिज्म को समाप्त करना उतना आसान नहीं है। कभी समय होगा तो मैं बताऊंगी। प्राधान्यता का सिद्धांत है या जो इंटरपेलेशन का सिद्धांत दिया है कि आज का मतलब एल्थ्यूजर ने, कि ये पॉसिबल नहीं है, हमारी जो सोच है, हमारे खून में अब वो पूंजीवाद आ चुका है, लेकिन हम कम से कम उसको मानवीय बनाने के लिए तो रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग कैसे सच सूचना का पता लगाए। ज्यादातर सूचना डॉक्टर्ड होती है, किस पर विश्वास करें? विश्वास आप सिर्फ अपने दिमाग पर करें, अपने तर्क पर करें। शक्ति कभी भी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, एक समूह के पास होती है और तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक समूह साथ रहता है। वो हन्ना एरेंट की शक्ति की अवधारणा है कि हन्ना एरेंट शक्ति और फोर्स में डिफरेंस करती हैं, कि जो फोर्स है वो नेचर में होता है, शक्ति सामाजिक होती है। फिर वो कहती है शक्ति और स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, व्यक्ति कमजोर हो सकता है, ताकतवर हो सकता है। शक्ति एक समाज है और व्यक्ति शक्ति तब महसूस करता है जब वो साथ में आता है, उसी समय आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं। हन्ना एरेंट की जो मेथोडोलॉजी है वो फिनोमिनोलॉजी और एग्जिस्टेंशियलिज्म है। तो आपको वो फील होगा जब आप ग्रुप में होंगे। आप एक सुनसान रास्ते में अकेले जाइए, आपको डर लगेगा। आप ऐसे रास्ते में जाइए जहां लोग हैं, तो आपको उस समय डर नहीं लगता है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्लाइमेट चेंज से आगे कैसे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले जब आप समस्या का समाधान चाहते हैं तो समस्या का कारण ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कारण को नहीं समझेंगे तो हम सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे बट हम रूट कॉज को इरेडिकेट नहीं करेंगे। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी जो मूल कारण है वो है हमारी उपभोक्तावादी संस्कृति। तो संस्कृति में परिवर्तन, हमारे मूल्यों में परिवर्तन, और ये परिवर्तन लाना इतना आसान काम है नहीं। देखिए, आइसोलेशन के कारण टोटलिटेरियनिज्म आता है। जो आइसोलेटेड लोग होते हैं वो टोटलिटेरियनिज्म का शिकार बनते हैं, और उसके बाद टोटलिटेरियन शासन की ये रणनीति रहती है कि लोगों को आइसोलेटेड रखा जाए, क्योंकि जब वो आइसोलेटेड होंगे तो वो टोटलिटेरियन प्रोपेगेंडा के लिए वल्नरेबल होंगे। तो आशा करती हूँ कि इस मंच से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा होगा। तो अगले विषय तक आप सभी से मैं आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक ऑन इंडियन फिलोसोफर्स देखते हैं, और शायद थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी, क्योंकि ऐसे फिलोसफर्स होने चाहिए जो सभी लोगों के कार्य के हों। तो कभी हम इसमें थोड़ा वेरिएशन लाते हैं और कुछ करंट विषयों पर भी बात करेंगे। थैंक यू।